नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान सीरीज थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर में आज हम अध्ययन करेंगे भारत के वायसराय का। इसके पार्ट 1 में यानी कि लास्ट वीडियो में हम ये देख चुके थे कि 1858 का जो एक्ट आता है उसके द्वारा ब्रिटिश सम्राट के अधीन लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है। अब हम आगे के जो वायसराय हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए, तो आज हम बात करेंगे लॉर्ड एल्गिन। एल्गिन का कार्यकाल रहा आपका 62 से 63। ठीक है, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। अच्छा, वहाबी आंदोलन की बात करेंगे तो वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये शुरू कब हुआ था? लगभग ये 1828, कहीं कहीं इसका उल्लेख 1831 में मिलता है। ठीक है, तब से लेकर के 1888 तक चला। सभी आंदोलन कब हुए, किसने किए, क्रोनोलॉजी वाइज आपको हमारी प्लेलिस्ट जो ज्ञानास्त्र सीरीज है उसमें मिल जाएंगे। एक बार आप उसको चेकआउट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए, 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हुई थी। किससे हुई थी? हार्ट अटैक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लॉरेंस की। 1864 से लेकर 69 तक कार्यकाल रहा। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इससे पहले किसने ये नीति अपनाई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। निष्क्रियता का मतलब क्या हो गया कि हम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वही तो निष्क्रिय हो गया, तो वही अहस्तक्षेप हो गया। ठीक है, इसी के समय में और क्या हुआ देखिए, 66 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूता में 68-69 में भीषण अकाल पड़ा। तो ये क्वेश्चन आपका आता है कि मान लीजिए आपसे सन देकर पूछा जाएगा, क्योंकि क्या है, अकाल कई समय में पड़ा है, तो आपसे वो ये पूछेगा कि 1866 में जब उड़ीसा में अकाल पड़ा तो उस समय पे आपके वायसराय कौन थे। ठीक है, इसने हेनरी कैम्पबेल, ठीक है, ये कैम्पबेल है आपका, उसके नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी। प्रथम जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल रहा 69 से 72। इसने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। अच्छा, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि शेर अली अफरीदी कौन था और इसने हत्या की क्यों। ऐसे ही कोई किसी की हत्या नहीं कर देगा। तो देखिए होता क्या है कि शेर अली अफरीदी को अपने इसका खानदान का ही कुछ झगड़ा था और उसमें इसने किसी का खून कर दिया, किसी को मार दिया था। उसकी हत्या के जुर्म में इसको जो था फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, अब होता क्या है कि ये अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ये कोर्ट में अपील करता है और ये कहता है कि भाई मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ उसे क्या होता है, यहाँ उसे ये भी एहसास होता है कि अगर अंग्रेज़ों पर कोई मुकदमा चलता था तो उन्हें तो क्या कर रहा था, वो कोई भी मुकदमा चलने से पहले ही ब्रिटेन भेज दिया जाता था। ठीक है, और भारतीयों के साथ जो था वो गलत व्यवहार होता था। फिर क्या होता है, जब हाई कोर्ट में उसकी अपील, जो हायर कोर्ट था उसमें अपील की जाती है, तो उसके जज थे कर्नल पोलॉक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसकी सज़ा जो फांसी की दी गई थी यानी मृत्युदंड था, उसको ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं आजीवन कारावास में। ठीक है, अब आजीवन कारावास उस समय पे क्या होता था, आजीवन कारावास कह लें आप, काला पानी की सज़ा जो दी जाती थी वो अंडमान निकोबार में दी जाती थी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसको वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो अब इसका व्यवहार जो था वो अच्छा होता है, तो इसको 1871 में क्या होता है कि इसको वहाँ पर नाई का काम दे दिया जाता है। अब जब ये वहाँ पहुँचता है तो अपने ये और क्रांतिकारियों से वहाँ मिलता है, जहाँ इसे और बल मिलता है अपनी जो दृढ़ शक्ति थी उसे मजबूत करने के लिए। तो उसको ये समझ में आ जाता है कि जिन अंग्रेज़ों के लिए उसने इतना काम किया और उन्होंने उसे कुछ भी नहीं समझा, बल्कि उसको सज़ा और दे दी गई, क्योंकि पहले ये अंग्रेज़ी सेना में एक सैनिक हुआ करता था, सिपाही हुआ करता था। तो अब क्या हुआ कि वो अपनी जेल में रहकर अपने गुस्से को बढ़ाने लगा। एक बार की बात है कि
उस टाइम पर कि लॉर्ड मेयो वायसराय था और अंडमान निकोबार में ये दौरा करने जाता है सिक्योरिटी चेक करने के लिए, और जो भी वहाँ पर लोग बाग हुआ करते थे, जो कैदी हुआ करते थे, उनका क्या इंतज़ाम है वो देखने के लिए। तो उसके साथ क्या था, 12 सिक्योरिटी ऑफिसर चलते थे। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि शेर अली अफरीदी पहले इन सभी ऑफिसर्स में रह चुका था, मतलब वो सिपाही रहा था, तो उसे पता था कि कहाँ पर चूक होती है। उसने क्या किया, नाई वाला उस तरह रखा अपने साथ, और जब मेयो लौट रहा था अपनी नाव की तरफ, उस टाइम पे क्या होता है कि फिर ऑफिसर्स भी थोड़ा सा बेफिक्र हो गए। उन्हें ये लगा कि अब तो ये है कि पूरा दिन गुजर ही गया है। वहाँ ये जाता है और वहाँ से ये सिक्योरिटी को भेद कर और ये उसकी हत्या कर देता है। जब तक सिक्योरिटी को समझ में आता तब तक मेयो जो था वो खून में लथपथ हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इस चीज़ से क्या होता है, लंदन तक दहशत पहुंच जाती है। उन्हें ये लगता है कि भाई अगर वायसराय के साथ ऐसा हो सकता है तो आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी अंग्रेज़ के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब अंग्रेज़ जो है भारत में वो सुरक्षित नहीं है। ये चीज़ वहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है। अच्छा, वायसराय को आप ऐसे माने जैसे आज जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है, यानी वो जो पद है, बस फ़र्क इतना है कि वायसराय जो था उसको रिपोर्ट कहाँ करनी पड़ती थी, ब्रिटिश क्राउन के अधीन, वो सॉरी ब्रिटेन में क्राउन के अधीन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में, वो लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में हुई थी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ जनगणना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक तो वो पूछता है कि प्रथम जनगणना किसके टाइम पे हुई थी, और एक वो पूछता है नियमित जनगणना किसके समय से शुरू हुई थी। तो प्रथम की अगर वो बात करेगा तो वो मेयो के टाइम में हुई 1872। ठीक है, और अगर वो पूछेगा कि आपकी नियमित जनगणना किसके समय से शुरू हुई थी, तो वो होती है आपकी 1881 रिपन के समय में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक की। 1872 से 76 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में इसने पदच्युत कर मद्रास भेज दिया, यानी कि इसने अपने पद से हटा दिया उसको, मल्हार राव को, और कहाँ भेज दिया था, मद्रास, जो आजकल चेन्नई नाम से जाना जाता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने एक घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। ठीक है, जो अनावश्यक कार्यवाही हैं जिनको लॉ के नाम पर शुरू किया गया है वो इसको बंद करना इसका उद्देश्य था। पंजाब का प्रसिद्ध जो कूका आंदोलन था इसी के समय में हुआ, और इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। अब आप मुझे ये बताएंगे कि स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड लिट्टन। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्याकाश में से ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। और साहित्याकाश का मतलब क्या है कि ये जो अपनी कविताएं लिखता था या जो निबंध लिखता था तो उनको ये ओवन मेरेडिथ के नाम से लिखता था। जैसे उपाधि दी जाती है ना, जैसे हरिवंश राय, तो वो बच्चन के नाम से लिखते थे। ठीक है, तो उस तरीके से, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी तो वो निराला हो गए, उसी तरीके से ये जो इसका एक छद्म नाम कह लीजिए कि ये ओवन मेरेडिथ के नाम से लिखता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि देखिए अकाल हर एक के समय में पड़ रहा है। ठीक है, और इसी समय फिर क्या होता था कि जो जनता होती थी उसका शोषण किया जाता था, क्योंकि आप मजबूर हैं, आपको लगान देना है और वो सब। तो ये आपको कई चीज़ें मूवीज़ से भी आपने पता की होंगी, मतलब देखी होंगी आपने मूवीज़ में। लिटन ने फिर क्या किया, देखिए जब इतनी सारी जगह पर अकाल पड़ा, इसने क्या किया, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को इसने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके लिए इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। वर्नाक्युलर मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं, वो आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है वर्नाक्युलर। ठीक है, विशेषकर इसने क्या किया, जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश था, इसको प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। अब आपत्तिजनक क्या हो सकता है कि अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आपने कुछ भी लिखा है तो वो आपका आपत्तिजनक हो जाता है।
पायनियर अखबार जो था इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर बस सोम प्रकाश की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, ठीक है, उन्होंने एक साप्ताहिक अखबार, ये जो सोम प्रकाश था ये साप्ताहिक अखबार था। इसका उद्देश्य उनके लिए प्रमुखता क्या था कि एक बधिर थे, ठीक है, तो वो उनको रोजगार प्रदान करना चाहते थे। तो अखबार का प्रकाशन जो था 58 में शुरू हुआ था, ठीक है। अब 58 में वायसराय कौन था आपका, ये आप मुझे बताएंगे, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो विद्वान इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो इसलिए अब क्या हो गया, इसके जो संपादन था और प्रकाशन उसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यासागर जी पर आ जाती है, तो वो इसका प्रकाशन करने लगते हैं, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि यही फिर 1878 की बात होती है। इस वजह से ये लिट्टन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है और उस पर इसके विरुद्ध, सोम प्रकाश के विरुद्ध ही कानून बनाता है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि कौन किस कोई अखबार है, कोई मैगजीन थी, तो कोई किताबें थी, तो वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, या अखबार है तो किसका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे इसने क्या किया, इसी के समय में सन 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया था। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा कितनी कर दी थी, 21 से घटाकर 19 वर्ष, ठीक है। अब पहले ही आप सोचिए कि 21 वर्ष थी और उससे भी घटाकर इन्होंने अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी थी, ठीक है। आज हमारी मिनिमम एज होती है 21 ईयर्स। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कठिन होता होगा सिविल सेवा की परीक्षाओं को पास करना, ठीक है। अब इससे पहले क्या हुआ, 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष से निर्धारित की गई थी। 1859 में फिर ये 22 वर्ष हुई और 66 में ये 21 वर्ष हो गई। लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। चलिए नेक्स्ट आपकी बात आती है रिपन की। 80 से लेकर 84 तक का कार्यकाल रहता है। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, इसीलिए इसे लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। देखिए क्या होता था, ये अपने एक्ट्स ले आते थे, पर जब इन्हें दिखता था कि भाई इस बात पर जनता विद्रोह कर सकती है, ठीक है, तो फिर ये क्या करते थे, फिर अपने पैर वापस ले लेते थे। अब 1880 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसने सिविल सेवा प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से इसने क्या करा, फिर से 21 वर्ष कर दी। तो अब लिट्टन आ रहा है, वो 21 से 19 कर रहा है, रिपन आ रहा है, रिपन 19 से 21 कर रहा है। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर स्थानीय विभिन्न प्रांतों में 83 से 85 के मध्य स्थानीय शासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई, जिसके बारे में अभी हमने मेयो के टाइम पे जिक्र किया था। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था और ये कई बार आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी पहली बार जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी मेयो के समय, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भारत जो था वो इसमें छूट गया था। रिपन के द्वारा ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराए जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये था कारखाना एक्ट, ठीक है। और चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर यह लागू नहीं था। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जिसको हंटर आयोग के नाम से हम जानते हैं। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक यानी कि इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि इल्बर्ट बिल बेसिकली था क्या। जो भी आपके सरकारी अधिकारी थे यानी जो अंग्रेज अधिकारी होते थे और जो भारतीय प्रजा थी, उसके बीच जो जातीय भेदभाव था, ठीक है, जो नस्लीय भेदभाव था, उसको दूर करना था,
क्योंकि अब आप ये समझ सकते हैं धीरे धीरे जब क्रांतियां बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश सरकार है उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो एल्बर्टविल के विद्रोह में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही हम लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। इनकी आपने कहानी भी पढ़ी होगी, विद द लैम्प। ठीक है, एक 38 नर्सेस का लीडिंग ग्रुप था, तो जिसमें इन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे उनकी देखभाल की थी क्रीमियन वॉर में। ठीक, क्रीमियन के युद्ध में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे डफरिन की। 1884 से लेकर 1888 ईस्वी, इसके समय में क्या होता है, सबसे पहले तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 85 से 88। वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, इसी के समय में क्या होता है, बंगाल टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित होता है। ठीक है, अच्छा देखिए टेनेंसी का मतलब क्या होता है, टेनेंसी का मतलब होता है किराएदारी। ठीक है, टेनेंट्स आपने सुने होंगे। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, किराएदार। तो अब इसने क्या किया था कि ये जो किराएदारी किसकी, इस टाइम पे कृषक विद्रोह चल रहे थे। ठीक है, किसान जो थे वो विद्रोह कर रहे थे अपनी भूमि के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो जमींदार थे और जो उनके साथी हुआ करते थे उनके सामने अब ये इन्होंने क्या किया कि किराएदारों के लिए कानून ले आए थे कि भाई आप लोग अब निपटो। ठीक, तो उसको ही बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी या पंजाब टेनेंसी एक्ट कहा गया, जहाँ पे जो टेनेंसी आ रही है तो ये किराएदारी का मतलब है। ठीक है, बेसिकली ये काश्तकारों के लिए आ रही है, काश्तकारों का संबंध है किसानों से। ठीक, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना। अच्छा, यहाँ एक फैक्ट मैं आपको एओ ह्यूम के बारे में बता दूं कि एओ ह्यूम जो थे इनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऐसे हैं जो कांग्रेस के किसी भी सेशन के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, और लोगों को क्या लगता है कि एओ ह्यूम है और इन्होंने ही स्थापना की थी तो इन्होंने अध्यक्षता की होगी, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लैंसडाउन की। 1888 से लेकर 1894 तक की बात करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है जिसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, इसका निर्धारण लैंसडाउन के टाइम में हुआ था। फिर 91 में क्या होता है, दूसरा कारखाना अधिनियम लाया जाता है। ठीक है, पहले वाले को हम देख चुके हैं। इसमें क्या हुआ, उसमें बच्चों से रिलेटेड बात थी, अब इसमें स्त्रियों की चर्चा हो गई। स्त्रियां क्या है, 11 घंटे प्रतिदिन अधिक से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया, 11 घंटे से अधिक काम करेंगी अगर वो, इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, चलिए तो एल्गिन द्वितीय की बात कर लेते हैं। 94 से लेकर 99 तक ये क्या कहता है, भाई भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपका पूछा जाता है। अब बात आ जाती है लॉर्ड कर्जन 99 से लेकर 1905, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, ये हम आगे देखेंगे। 99 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। अब इसने क्या किया कि ये मुद्रा अधिनियम ही ले आया, और अब अंग्रेजी की जो अंग्रेज़ों की मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा, वो आसानी से चल सके, इसलिए इसने क्या करा कि भाई कानून बना दिया। अब कानून को तो आप नहीं नकार सकते हो। फिर क्या करता है, शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 99 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम बना देता है। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्टक्रीक, इनकी अध्यक्षता में ये क्या करता है, एक सिंचाई आयोग का गठन करता है। टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का, और 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, और सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, इन सारे आयोग का ये गठन करता है, उनकी स्थापना करता है। चलिए अब जब देखिए विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हो गई तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी कि एक्ट पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल, इनकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया तथा सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की।
प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया और इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग जो था उसकी स्थापना की। इसी के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके यानी कि कोऑपरेशन सोसाइटीज किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की इसने नियुक्ति की। इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में ही किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता जो थी उसको बढ़ाया गया था। तो ये किचनर कौन था? किचनर जो था इसका कमांडर इन चीफ था और इसने कई सारे टेस्ट बनाए जिससे कि युद्ध कौशल को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसीलिए इसको किचनर परीक्षा के नाम से जाना जाता है। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। चलिए अब देखिए, कर्जन के ये तो वो कार्य थे जो उसने सुधारात्मक कार्य किए थे। अब अगर भारत विरोधी कार्यों की बात करेंगे तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो था वो था 1905 का बंगाल में विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई थी। इसका प्रारूप जो प्रकाशित किया गया था वो शिमला में किया गया था। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इसे बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछी गई है। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल हो गया असम प्रांत, दूसरा पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो था वो ढाका में बना गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर को इसका गवर्नर बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों को के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति जो किचनर था इससे मतभेद हो गया था, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया और इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था। ये चाहता था कि कोई और इस टाइम पर अधिकारी बने। ठीक है, और इसका जब पक्ष नहीं लिया गया, किचनर का पक्ष ले लिया गया था, तो ये इसने क्या किया, रिजाइन कर दिया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910। इसके समय में क्या होता है, आगा खां एवं सलीम उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किस किसने की? आगा खां और सलीम उल्ला खां ने। किसके समय में हुई? मिंटो सेकंड के समय में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच में बैठक होती है। ठीक है, और इसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। और जो इम्पोर्टेंट सेशन हैं उनके अध्यक्ष भी इम्पोर्टेंट हैं। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी रासबिहारी घोष ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अब इसी के समय में क्या होता है, मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन व्यवस्था थी वो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा की जाती है, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। 1910 से 16 की फिर आप बात करेंगे तो ये आपका हार्डिंग द्वितीय आ जाता है। और अब इसके समय में क्या क्या होता है, एक तो ब्रिटेन के राजा जो जॉर्ज पंचम थे वो भारत आते हैं। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। 23 दिसंबर 1912 को क्या होता है, हार्डिंग पर क्या होता है, दिल्ली में बम फेंका जाता है। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, तो हार्डिंग पर बम कहाँ फेंका गया था, दिल्ली में। फांसी की सजा किसको हुई, बाल मुकुंद को। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। ठीक है, 1916 में क्या होता है कि लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त कर दिया जाता है। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ये करते हैं आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी। चलिए आगे बात करेंगे चेम्सफोर्ड की। 1916 से लेकर 21 तक रहा। इसमें आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है।
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का फिर एकीकरण एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो जाता है। ठीक है, जो सूरत स्प्लिट हुई थी, अब क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन में ये फिर से एक हो जाते हैं। नरम दल और गरम दल जो थे, जो सूरत में अलग अलग हो गए थे, वो फिर से एक हो जाते हैं। और 1916 वाला जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, फिर क्या होता है, 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में साथ कराने की संस्कृति मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की जाती है। नहीं तो पहले कहाँ होती थी, आपकी इंग्लैंड में होती थी। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है। तो अब रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो क्या होता है, अब देखिए भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो बढ़ रही हैं, और जब ये गतिविधियां बढ़ती जाती हैं तो ये रॉलेट एक्ट जो है वो पारित किया जाता है। इसके अनुसार क्या होता था कि एक विशेष न्यायालय का गठन करने की बात होती है, और उसमें क्या होता है कि इस एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति, अगर आपको लगेगा कि वो किसी भी असामाजिक गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में है, तो क्या कर जा सकते हैं, यानी जिस व्यक्ति पर आपको संदेह है, ठीक है, प्रशासन को, तो वो क्या करेगा, बिना किसी सबूत, बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया। ठीक है, अच्छा, इसे रॉलेट एक्ट कहा गया, लेकिन अगर इसके आधिकारिक नाम की बात करेंगे तो इस एक्ट का नाम था अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। मतलब ये कोई भी अराजकता फैला रहा होगा, कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहा होगा, कोई सबूत की जरूरत नहीं है, लेके उसे जेल में बंद कर दीजिए। एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 इसका आधिकारिक नाम था। ठीक है, अब क्या होता है, इसी के काल में देखिए कई घटनाएं हो रही हैं। अब 13 अप्रैल 1919 को आपको जलियांवाला बाग की घटना होती है, हत्याकांड की। ठीक है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, इसी के समय में प्रारंभ होता है, और तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में होता है। तो इस लिहाज से आपका जो चैम्सफोर्ड का कार्यकाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ब्रीडिंग की बात करेंगे, 21 से 26 1921 में मोपला विद्रोह होता है। कहाँ पर होता है, केरल में। ठीक है, 1921 में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। किसके समय में, रीडिंग के समय में। ठीक है, तो अब रीडिंग के कार्यकाल में ही क्या होता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत की यात्रा करता है। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है। कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कर दी जाती है, जिसकी घोषणा कब करी जा रही थी, चैम्सफोर्ड के टाइम पे। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत एक स्वराज्य पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बेसिकली नाम चित्तरंजन दास का आता है। ठीक है, या फिर C.R. दास भी लिखा हुआ आता है। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी रीडिंग के टाइम पे होती हैं। ठीक, देखिए अगर आपको ये याद है कि इतने से इतने टाइम तक कौन सा आपका गवर्नर जनरल था या गवर्नर था या वाइसरॉय था, और अगर आपको घटनाओं की क्रोनोलॉजी याद है कि तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि किसके समय में क्या चीज़ हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड इरविन की। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन जो बम्बई पहुंचता है, इसी के समय में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका जाता है। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किए जाने वाला भेदभाव था। ठीक है, तो ये हम शुरू से देखते ही आ रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि वो
सेम ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहे हैं। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, ठीक है। इन्हें ये लगा कि अब हम अगली साल जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे। 1929 की ये बात होती है, ठीक है। तो ये अब क्या करते हैं, रावी नदी के किनारे, ठीक है। अगर अभी की बात करेंगे तो ये जो जगह है जहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था, लाहौर, आप भी जानते हैं आधुनिक पाकिस्तान में है। तो फिर क्या होता है कि लेकिन हमें स्वतंत्रता मिलते मिलते 47 हो जाता है, 1947, और हमें जो स्वतंत्रता मिलती है वो 15 अगस्त को मिलती है। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारी 26 जनवरी वाली चीज़ थी कि जो हमने घोषणा की थी कि भाई इस दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, वो चीज़ हो नहीं पाती। इसलिए जो हमारा गणतंत्र दिवस है, जबकि हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर को बनकर 1949 को तैयार हो चुका था, ठीक है, उसे आत्मार्पित कर लिया गया था। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें यही डेट लिखी होती है, ठीक है। लेकिन वो तब लागू नहीं किया गया था 26 जनवरी की डेट को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि इस दिन स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी कि भाई स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसको यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसको लागू किया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। तो ये कारण था, जबकि आपका जो संविधान था वो तैयार आपका 1949 26 नवंबर को हो चुका था, जिसे अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्वतंत्रता दिवस, ये हो गया आपका गणतंत्र दिवस, और ये हो गया आपका संविधान दिवस। चलिए, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलता है महात्मा गांधी का, इसको 5 मई 1930 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 जनवरी 1931 को वायसराय जो था इरविन बिना कोई शर्त उन्हें रिहा कर देता है। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती। जो ये गोलमेज सम्मेलन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो हैं आपके अंबेडकर साहब, ठीक है। महात्मा गांधी ने केवल सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं, पहली चीज़, ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ क्या क्या था? इसमें पहली चीज़ तो ये हुई, जो हिंसा के आरोपी हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। नमक की लड़ाई शुरू से ही चल रही थी। उसके बाद क्या होता है, भारतीय जो है वो शराब की दुकानों और जो विदेशी कपड़े हैं इनकी दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, ठीक है। और आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने भी त्यागपत्र दिया था उन्हें उनके पदों पर वापसी दी जाएगी, यानी कि उन्हें पुनः उनके पद प्राप्त हो जाएंगे। और इस एवज में क्या होगा कि गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो वापस ले लेंगे। ये था गांधी इरविन पैक्ट। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड वेलिंगटन। 31 से लेकर 36 तक कार्यकाल रहा। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? गांधी जी ने। अभी मैंने आपको बताया था, इन्होंने केवल इसी सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये सेटिस्फाई नहीं हुए और इन्होंने शुरू कर दिया अपना आंदोलन फिर से, जो कि इन्होंने भी इरविन के टाइम पे उसके साथ समझौते में ख़त्म कर दिया था। अब क्या होता है, 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर देता है, यानी कि ये जो कम्युनल अवार्ड थे उनकी घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। तो अब ये कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की जो इसने घोषणा की थी, ये था क्या? ठीक है, इसमें देखो बेसिकली क्या बात है, फूट करो और राज्य करो, ठीक है। फूट डाली और राज्य किया। इसमें क्या होगा, जो विभिन्न आपके धार्मिक समुदाय हैं उनको क्या किया, अलग निर्वाचक मंडल दे दिया गया, ठीक है। हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ। अब क्या कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, सब अपना अपना झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आपस में लड़ेंगे और हम मजे लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हुआ, दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान
किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता होता है जिसे प्रायः पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या करते हैं, दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया, यानी कि जो आपकी साधारण वर्ग की सीट है उसी में ही ये कि भाई दलित इतने में से इतनी दलित सीटें हो जाएंगी। पूना समझौता जो होता है वो 24 सितंबर 1932 को होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूना समझौता ब्रिटिश सरकार से नहीं था, ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है। ठीक है, क्योंकि जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे वो अंबेडकर की बात हो रही थी। ठीक है, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ पर पास हो जाता है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे संविधान में सम्मिलित की गई हैं। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेंगे लॉर्ड लिनलिथ 36 से लेकर 43। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम इसमें अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अब क्या होता है, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब भारतीयों की ज़रूरत पड़ेगी ब्रिटिश सरकार को युद्ध के लिए। ठीक है, तो बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में ये झोंक देते हैं। कांग्रेस इसका विरोध करते हुए नारा देता है, ना कोई भाई ना कोई पाई। ठीक है, इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया था। 1 मई 1939 की बात है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, नई पार्टी बनाते हैं। 1940 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई और इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। फजलुल हक ने यह प्रस्तुत किया था और खली कुज़्मा ने उसका समर्थन किया था। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो लिनलिथगो के समय में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है आपका, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, यानी कि ये क्रिप्स मिशन जो आया था तो वो जो टीम थी उससे बात कर रहे थे आधिकारिक तौर पर। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ जाता है। अब बात आती है लॉर्ड वेवेल की। 1944 से 47 तक इसका कार्यकाल रहता है। वायसरॉय वेवेल 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाता है और इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित थे। तब भी सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा ये शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। ठीक है, अब मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा अतः वेवेल जो था उसने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता को घोषित कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग डटी हुई है कि नहीं भाई हमारा नहीं हो रहा है, हमें तो अलग ही अपना स्थान चाहिए। 1945 में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाने थे। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिल जाता है। ठीक है, अब कांग्रेस जीत रही है। देखिए पिछले भी चुनाव हुए, फिर हुए। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिलते हैं। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिल जाता है। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिलता है और पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी को साझा सरकार अपनी बनानी पड़ती है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद।
इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर होते हैं। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स आपके क्रिप्स मिशन में भी थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं कि जून 1948 को तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे, मतलब उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाएगा। कब बात हो रही थी? 48 की, लेकिन हम स्वतंत्र कब हो गए? अगस्त 47 में। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 से लेकर 1948 तक सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया जाता है। अब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की जाती है। इसको माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं, योजना वही हो गई। और इसमें भारत का विभाजन भी शामिल होता है, जो माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून को। इसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है। तो माउंटबेटन प्लान के बाद क्या होता है? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद जो होती है वो एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत करती है। इसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिल जाती है और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिए जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। ठीक है, तो अब आपको कौन पहले गवर्नर रहा, फिर कौन गवर्नर जनरल होता है, कौन फिर बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वॉइस रॉय, लास्ट वॉइस रॉय। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल, ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निज़ाम। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व वाइसरॉय था आपका लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की। राजशय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किए गए? ये था डलहौजी। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? लॉर्ड क्लाइव। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और किसके साथ मिलकर की थी? स्लीमैन के साथ। ठीक है, वोडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग, और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, ध्यान से देखना है, भारत का प्रथम पूछेगा तो विलियम बेंटिक, और बंगाल का प्रथम पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर पूछेगा प्रथम तो क्लाइव। अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ये मराठों ने किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 के मैकॉले मिनट से। और अगर ये पूछा जाए कि आपका मैकॉले मिनट जो था वो किस गवर्नर जनरल के समय में आया था, तो ये था बेंटिक के समय में। ठीक है, कोई भी काम किस गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के समय में हुआ है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सही कालानुक्रम बताना है। सबसे पहले आपका रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है, फिर वेंसीटार्ट आ जाता है, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, और उसके बाद 1, 2 और फिर आपका कर्टियर आता है, और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स चौथे नंबर पर। तो 1, 2, 4, 3 हो जाता है। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? इसमें भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ठीक है, कंपनी की सेना जो थी उसको पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल ठीक है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो ये कमी होना और अभाव होना एक ही होता है। तो ये सारे। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वो था आपका बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, तो 1858 से ही फिर क्या हुआ था? जो शासन था वो क्राउन के अधीन आ गया था और ये पहला वॉइसरॉय बन जाता है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर अवध की बात आएगी तो वो डलहौजी के टाइम में है कि कुशासन के आधार पर किसको ले लिया था? अवध को किसने? डलहौजी ने। लेकिन अगर मैसूर राज्य की बात आएगी तो वो विलियम बेंटिक। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? मीर कासिम ने।
किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित हो गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। के अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट आया? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। आपको कार्यकाल याद रखना है, आपको पता चलता जाएगा कौन कौन सी घटनाएं किसके समय में हुई हैं। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली। जब भी डिंडीगुल का नाम आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि हैदर अली से संबंधित है। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकालकर बाहर करेगा और अंततः भारत से? ये हैदर अली ने कहा था। चलिए इनको सुमेलित करना है। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मद्रास की संधि हुई, द्वितीय के साथ मंगलौर की हुई और तृतीय में आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। अब यहाँ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे आप अंग्रेज सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ करता है, द्वितीय के टाइम पे आयरकूट करता है, तृतीय में जनरल मैडोज और चतुर्थ में करता है स्टुअर्ट। हैदर अली की मृत्यु होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि होती है और इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर कौन करता है? लॉर्ड मैकेरेन। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था आपका? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्यों? 84 तक के टाइम पीरियड में वो होता है, उस टाइम पे आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसके तहत क्या होता है? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देने पड़ते हैं कि भाई युद्ध की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ, वो भी तुम दोगे। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये नहीं होता है। देखिए, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ता है, ये ठीक है। तो आपका 1, 2 और 4 ठीक है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया था? तो ये आपके हैं फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, ये सारे ही देश हैं। और ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित था टीपू सुल्तान, वो आपका फ्रांस से। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था, बिल्कुल ठीक है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी, बिल्कुल ठीक है। टीपू ने माप तौल के लिए एक नए पैमाने को अपनाया, बिल्कुल ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, जिसे ट्री ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा था, यानी कहने लगा था, ठीक है। सारे ऑप्शंस आपके सही हो जाते हैं यहाँ पर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपके दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा जो था, उसमें कौन कौन शामिल थे? तो आपके त्रावणकोर, निज़ाम, मराठा और अंग्रेज़। ये आप ध्यान रखें, निज़ाम, मराठा, अंग्रेज़ आपने सुना होगा, पर त्रावणकोर भी उसमें शामिल हुआ करता था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में इन कथनों पर विचार करें। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, सही है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों पर को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ठीक है। सहायक संधि जो थी उसके थ्रू वोडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई थी, बिल्कुल ठीक है। तो सारे ऑप्शन सही हैं आपके। किसने कहा कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये कहा था टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना है? तो ये कहा था टीपू सुल्तान ने। निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया है? तो देखिए, सहायक संधि का किया है इसने, समामेलन यानी कि एक दूसरे से मेल मिलाप का किया है इसने, युद्ध का किया है, धोखेबाजी का नहीं किया है। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? ये थी अमृतसर विजय अभियान। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर यानी कि जो पंजाब की राजनीतिक राजधानी थी एवं अमृतसर जो पंजाब की धार्मिक राजधानी थी उसको छीना था? तो ये थी भंगी नस्ल। चलिए, अब रणजीत सिंह द्वारा संधि की गई है, किसके साथ की गई है वो देख लेते हैं। अमृतसर की संधि 1809 में होती है, तो 1809 में लॉर्ड मिंटो होता है, ठीक है, जो मिंटो फर्स्ट है, ठीक है। मिंटो सेकंड कौन है? जो मार्ले मिंटो सुधार आता है 1909 में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए मिंटो जो है ये 1809 में है और दूसरा जो मिंटो सेकंड है वो 1909 में है। फिर रोपड़ की संधि होती है 1831 में, ये विलियम बेंटिक, उस टाइम पे बेंटिक ही था, ठीक है। फिर त्रिपक्षीय संधि होती है आपकी 1836 में, ये ऑकलैंड और शाह शुजा। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को काल क्रमानुसार सजाइए।
ठीक है। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने लाहौर जीता, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा, फिर कश्मीर। तो लाहौर पर 1799, अमृतसर 1802, कांगड़ा 1809 और कश्मीर 1819। ठीक है। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि दी? तो ये लाहौर पर ही ले ली थी। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो अमृतसर विजय, ये हमने देख लिया था 1802 में। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित कर दी गई थी? तो वो थी सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया था, जिसमें कौन कौन से शामिल थे? वंतुरा, आलाड, कोर्ट एवं गार्डनर और एविटेबल। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। लाहौर की संधि 1846, भैरोवाल की 1840 और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो ये एलन ब्लो के समय में। ठीक है। एलन ब्लो जो था उसका कार्यकाल कितना था? 1842 से लेकर 44। ठीक। सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार सजाइए। तो ये देखिए, सबसे पहले हैदराबाद है, फिर मैसूर है, फिर आपका तंजौर, अवध और फिर पूना के पेशवा। तो ये आपका 1 2 3 4 5 हो जाता है। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा है कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? और ये वेलेस्ली ने ही कहा है। ठीक है। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा है कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? ठीक है। तो ये आपका कहा है कार्ल मार्क्स ने कहा है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान करने वाला वेलेस्ली है। ठीक है। जन्मदाता डुप्ले है और सुनिश्चित करने वाला और व्यापक स्वरूप देने वाला वेलेस्ली। चलिए, तो अब ये सुमेलित करना देख लेते हैं। पिंडारियों का दमन कौन करता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि हेस्टिंग्स 2। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है एमहर्स्ट के समय में। ठगों का दमन विलियम बेंटिक स्लीमैन के साथ। मैकॉले का शिक्षा नीति प्रस्ताव, ये भी आपका विलियम बेंटिक के समय में, जिसको हम मैकॉले मिनट के नाम से जानते हैं। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध जो है वो समाप्त कौन करता है? तो ये आपका करता है मैडकॉफ। ठीक है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है ऑकलैंड के टाइम में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है आपका हार्डिंग के टाइम में। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये डलहौजी के टाइम में आता है। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी होता है। इसी के लिए साथ तो ये हड़प की नीति लेकर आता है। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार सजाइए। तो देखिए, सबसे पहले सतारा है, फिर संबलपुर और जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ये इनका यही सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6। चलिए, अब घटना और वर्ष और अवधि देख लेते हैं। सुगौली की संधि 1816 में होती है। फिर आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 24 से 26। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1852। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1885 से 86। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये गलत हो जाता है, देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल की बात होगी तो वॉरेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर की बात होगी तो रॉबर्ट क्लाइव। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल ठीक है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। चलिए, तो यहाँ हमारे गवर्नर जनरल वाइसराय कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।